हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में चैप्टर नंबर 9 एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, पशुपालन विभाग, पशुपालन प्रसार और विकास कार्यक्रम, यानी पशुपालन के जो विकास कार्यक्रम हैं उनके बारे में और पशुपालन प्रसार के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रसार के बारे में हमने जब इस सब्जेक्ट को शुरू किया था तभी हमने प्रसार का अध्ययन किया था कि प्रसार क्या है। अब हम पशुपालन प्रसार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप लोग जैसे जानते हो कि मनुष्य और पशु जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं, यानी पशुओं के बिना मनुष्य का जीवन नहीं है और आदमियों के बिना पशुओं का जीवन नहीं, यानी एक दूसरे के पूरक हैं। ये मनुष्य है जो अपने आप को जीवित रखने के लिए काफ़ी हद तक पशुधन पर निर्भर करता है, पशुधन पर निर्भर है, यानी उसकी अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तो वो पशुओं से दूध, घी, मक्खन, मांस, मछली, ऊन, चमड़ा, हड्डी आदि सदियों से यूज़ करता आ रहा है। जैसे आप जानते हो, इनके अलावा पशु जो है उनसे अन्न उत्पादन के लिए खेत में हल जोतता है, उससे रेत के द्वारा कुएं में से पानी निकालता है, उससे मतलब क्या है कि कोल्हू चलाता है, खेतों को उपजाऊ बनाने तो खाद, भोजन पकाने के लिए ईंधन तथा एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए यातायात का साधन भी पशु उसको मुहैया कराते हैं। अब अपने कुछ इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि पशु मनुष्य के लिए कितने उपयोगी है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जब से पशु पैदा होता है, यानी जिस दिन पशु पैदा होता है उससे लेके जब तक वो मरता है तब तक वो मनुष्य के अपनी सेवाएं देता रहता है, मतलब उसको मनुष्य के काम में आता रहता है वो, यानी मनुष्य जो है सुविधानुसार उसका उपयोग जन्म से लेके मृत्यु तक करता रहता है। जन्म लेता है पशु तो उसको मनोरंजन के काम में लेता है, छोटा बच्चा होता है तो उसको बच्चे उसके खेलते हैं। जैसे जैसे बड़ा होता है, अगर मान लो मादा पशु है तो वो ब्याएगी, फिर दूध देगी। अगर मान लो नर पशु है तो वो काम में आएगा, उसके हल जोतने में, गाड़ा जोतने में, सब कुछ काम में आता है उसकी। अगर भेड़ है तो उसकी ऊन काम में आती है, अगर बकरी है तो उसकी जो बाड़ है वो काम में आते हैं। तो हर वो जन्म से लेके मरने तक उसका काम वो आदमी जो है लेता रहता है, उपयोग करता है। मनुष्य जो है अपना हानि लाभ और अपना भला बुरा सोचता रहता है, हमेशा सोचता रहता है। लेकिन अब जो है उसको हमें अगर किसानों को खुशहाल बनाना है, पशुपालकों की आय में वृद्धि करनी है, उनके उत्पादन में वृद्धि करनी है, तो हमें या उसकी क्रय शक्ति, यानी वो उसकी सामान खरीदने की शक्ति बढ़े, यानी उसके पास में इकोनॉमी उसकी बढ़े, तो ये सब काम हम पशुपालन को आधार मानकर ही कर सकते हैं। और इस काम को करने के लिए हमें पशुपालन के प्रसार की आवश्यकता है। प्रसार का मतलब उसका जो योजनाएं हैं, जो नई नई तकनीक है, उनको आगे लोगों में फैलाना, लोगों को बताना, ताकि लोग नई नई तकनीक का उपयोग करें और अपने पशुपालन व्यवसाय को बढ़ाएं, जिससे उनका उत्पादन बढ़े। अगर उत्पादन बढ़ेगा तो उनका रहन सहन, सामाजिक स्तर ऊंचा होगा, उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी, उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और उनमें खुशहाली आएगी। अब हम ये देखते हैं कि राजस्थान हमारा जो है, हम जिस स्टेट में रहते हैं उसका नाम राजस्थान है, और राजस्थान जो है वो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। जो उत्तर पश्चिम भाग है भारत का, उसमें राजस्थान हमारा स्थित है। और राजस्थान का कुल क्षेत्रफल जो है, पूरी जो ज़मीन राजस्थान की है, भूभाग जो राजस्थान का है, वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और वो जो देश का पूरा भौगोलिक क्षेत्र है उसका 10.40% है। तो आप मान सकते हो कि हम कितना बड़ा भूभाग देश का कवर करते हैं। तो आपको ये फिगर याद रखने हैं कि
राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है भूभाग का? राजस्थान के क्षेत्र भूभाग का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, और हम भारत का पूरा भौगोलिक क्षेत्र उसका 10.40% कवर करते हैं। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, ये भी आप सब जानते हो। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अब राजस्थान का अधिकांश भूभाग जो है वो रेगिस्तानी है और कम वर्षा वाला है। रेगिस्तान है, वहाँ पे कोई पानी के साधन नहीं, इसलिए वो कम वर्षा होती है वहाँ पे। और अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, अरावली जो पर्वत है वो राज्य को 2 भागों में विभाजित करता है। ये आप लोगों ने नक्शा देखा होगा, जब छोटी क्लास में नक्शा देखें तो आपने देखा है। राज्य के उत्तर पश्चिम भाग जो है एक बड़े मरुस्थल को, उत्तर पश्चिमी भाग जो है राजस्थान का वो मरुस्थल है, आप जानते हो, जैसे जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालोर है, पाली है, ये जो एरिया इधर के हैं उत्तर पश्चिम वाले जो क्षेत्र हैं, बीकानेर है, ये सारा मरुस्थलीय है, यानी ये रेगिस्तान है। इस भाग में वर्षा कम होती है तथा भूमि रेतीली है और कम उपजाऊ होती है, कृषि उत्पादन भी कम होता है। जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं, उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, जैसे ये क्षेत्र आ जाता है आपका, हमारा क्षेत्र है गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, इधर आगे जो है सीकर है, जयपुर है, ये इस तरफ अगर आप बढ़ते हो तो उस भाग में हरियाली क्षेत्र बढ़ता जाता है, क्योंकि वहाँ पानी बहुत ज़्यादा है तथा भूमि का उपजाऊपन, वर्षा की मात्रा भी बढ़ती जाती है, वहाँ वर्षा भी ज़्यादा होती है, भूमि भी उपजाऊ है और पानी के साधन भी हैं। अब हम ये जो चीज़ें जो आप देख रहे हो ना, इसमें जो क्षेत्रफल कितना है वो हमारे भारत का कितना हिस्सा बनाता है, ये चीज़ें एग्ज़ाम में अमूमन पूछी जाती है, तो इसलिए इन फिगर्स को आप ज़रूर याद करें। भारत में जो भारत का कुल पशुधन है, जितना भी भारत में पशुधन है जिसको हम पालते हैं पशुओं को, उसका 11% जो भाग है वो हमारे राजस्थान में पाया जाता है। यानी हमारे राजस्थान में इतने पशु हैं कि जो भारत का कुल पशुधन उसका 11% कवर करता है। 20वीं पशुगणना जो भी 2019 में पूरी हुई है, 20वीं पशुगणना, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो लेसन उसमें मैंने बताया था, पशुगणना हर 5 साल बाद में करवाई जाती है, भारत में एक साथ होती है। और अब की बार जो पशुगणना हुई है 2019 की पशुगणना बोलते हैं उसको, जो 2020 में पूरी हुई है, यानी 2019 की पशुगणना जो 2019-20 में पूरी हुई है, यानी ये 20वीं पशुगणना है। इसके अनुसार राज्य में लगभग अपने राजस्थान में 568 लाख यानी इसको क्या कह सकते हैं, 5.68 करोड़ पशुधन है। पूरा पशुधन जो है वो 568 लाख, और लगभग 146 लाख जो है वो कुक्कुट संपदा है, यानी मुर्गी वगैरह है। ये मुर्गी वर्ग में जो पक्षी आते हैं वो सारे 146 लाख है के लगभग है। तो ये फिगर आपको याद करने हैं। अब जो पशुधन है उसकी दृष्टि से भारत में राजस्थान का दूसरा स्थान है। पहला स्थान जो है पशुधन की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का है, दूसरा हमारे राजस्थान का है। और राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और राजस्थान राज्य का देश के ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान है। ऊन उत्पादन में हम जो है भारत देश में प्रथम स्थान है हमारे स्टेट का। ये आप पहले भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। और दूध के उत्पादन में हम दूसरे नंबर पे हैं। दूध के उत्पादन में हम दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे शायद उत्तर प्रदेश है। राज्य में आधे से अधिक भाग मरुस्थलीय है। हमारे राज्य का आधे से ज़्यादा भाग जो है मरुस्थलीय है। साथ ही एक बड़ा भाग जो है वो जनजातीय लोगों का है, आदिवासियों का भी एक बड़ा भाग है। जैसे ये दक्षिणी राजस्थान जो है, आप उधर आप देखो जो पूरा बेल्ट है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है, भीलवाड़ा कुछ भाग है, इधर आपका चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है। ये एक एरिया जो है इसमें आदिवासी लोग ज़्यादा
निवास करते हैं। हमारा जो जनसंख्या जो अधिकतर गांव में निवास करती है, आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो, और जो हमारे लोग हैं उनका मेन धंधा कृषि और पशुपालन, उसी पे उनका जीवोपार्जन होता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई के सीमित साधन है, यानी वहाँ पे अगर एक ही फसल होती है, अगर बरसात हो जाती है तो फसल हो जाती है, नहीं तो वहाँ पे फसल नहीं होती, पानी वगैरह की वहाँ पे किल्लत रहती है। और वो कई सालों से वहाँ पे अकाल पड़ता आ रहा है, अकाल पड़ता है यानी बरसात कम होती है तो अकाल पड़ता है। दूसरे पर्वतीय क्षेत्र में कृषि के लिए भूमि कम होती है। जो पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पे पानी की कुछ बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी से जो मतलब नदियाँ निकलती है, उसके हिसाब से लेके वहाँ पे छोटे छोटे भूखंड है, लोगों के पास ज़मीनें बहुत कम है। ऐसी विषम भौगोलिक परिस्थितियों का सामना करने के बाद में हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है जीवोपार्जन का, वो है पशुपालन। तो पशुपालन जो है उसका महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन में राजस्थान में, और इसीलिए जो है ना हमें पशुपालन प्रसार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जो हमारी स्थानीय नस्ल है वो ना केवल सुरक्षित है बल्कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हमारे पास जो हमारी खुद की नस्लें हैं जो राजस्थान की, जिनको हम स्थानीय नस्ल बोलते हैं, या हमारी यहाँ की लोकल ब्रीड्स है जो हमारी राजस्थान की, अब यहाँ के वो मतलब के बहुत संख्या में पाए जाते हैं राजस्थान में। जैसे यहाँ के नागौरी बेल है, नागौर में नागौरी बेल है, अजमेर साइड में गिर नस्ल की गायें हैं, हमारे बीकानेर में गंगानगर मार्केट में राठी नस्ल गायें हैं, गंगानगर में थारपारकर है, कांकरेज गाय जो है ये बाड़मेर साइड में है, मालानी घोड़े जोधपुर साइड में हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं, बीकानेरी ऊँट है बीकानेर साइड में, जैसलमेरी ऊँट जैसलमेर में है, मारवाड़ी नस्ल की बकरियाँ, चोकला मारवाड़ी बीकानेर नस्ल की भेड़ें अपने आप में एक विशेष स्थान रखती है। नहीं, ये हमारी लोकल ब्रीड्स है, लोकल मतलब हमारी स्थानीय नस्लें हैं जो हमारे राजस्थान की नस्लें हैं, जो एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती है। ये प्रचुर मात्रा में हमारे यहाँ पाई जाती है, जो वहाँ एक विशिष्ट स्थान रखती है। अब राज्य के अंदर हमारा जो राजस्थान राज्य है वो देश का जितना दूध उत्पादन होता है उसका लगभग 10% दूध उत्पादन हमारे राजस्थान में उसका उत्पादन होता है, और मांस का उत्पादन जो है हम 25% मांस का उत्पादन करते हैं। 25% मांस का, ऊन का उत्पादन हम लगभग 36% करते हैं देश में। देश का जितना ऊन होता है उसका 36% भागीदारी हमारी राजस्थान की है। जितना दूध उत्पादन होता है भारत के अंदर उसमें 10% की भागीदारी हमारे राजस्थान की है। मांस का जितना उत्पादन होता है, मीट प्रोडक्शन जितना भी होता है भारत के अंदर, उसका 25% भाग हमारा है। तो आप समझ सकते हो कि हम कितना ज़्यादा, हमारा पशुपालन जो है वो कितना बड़ा इकोनॉमी में रोल अदा करता है। राज्य की जो कुल सकल घरेलू आय है, कुल सकल घरेलू आय मैंने आपको पहले बताई थी, जो फर्स्ट लेक्चर हमने किए थे उसमें बताया सकल घरेलू आय क्या होती है। तो जो राज्य की कुल सकल घरेलू आय है उसका 13% योगदान पशुपालन का है, और ये एग्ज़ाम में करीब पूछा जाता है, तो इसको याद करना जरूरी है। अब जितना बड़ा पशुधन है, विशाल पशुधन है, जो ग्रामीण जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, परिवार की आय की प्रतिभूति करते हैं और करोड़ों लोगों को सस्ता पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के अतिरिक्त रोजगार सृजन में भी योगदान देते हैं। अब कृषक समाज जो है, यानी जो लोग खेतीबाड़ी करते हैं, वो पशु सेवा के प्रति हमेशा से ही समर्पित रहा है, परंतु पशुपालन आज भी उनके आर्थिक आधार नहीं बन पाए। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उत्पादन क्षमता का अभाव है, यानी पशु तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी उत्पादन क्षमता बहुत कम है। अब जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उनके पास में बहुत सारे पशु उपलब्ध हैं, बहुत सारा पशुधन उपलब्ध है, जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, इधर आपका सिरोही है,
जोधपुर है, ये एरिया से जहाँ पे बीकानेर है, पशु बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। लेकिन हम ये कह सकते हैं वहाँ पशुधन की कमी नहीं है, लेकिन उत्पादनता सुनिश्चित नहीं है, उत्पादकता सुनिश्चित नहीं है, उत्पादन बहुत कम है। तो अब हमें क्या है कि सुनिश्चित करना है कि उत्पादकता जो है बढ़े। अब पशु उत्पादकता कैसे बढ़ेगी, इसके लिए जो पशुपालन विभाग है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। कई काम करता है, जैसे उनके स्वास्थ्य रक्षा के काम करता है, रोजगार सृजन के लिए भी मतलब पार्ट अदा करता है। अब अपने जो राजस्थान में पशुधन देखते हैं, जैसे गाय भैंस है, उसको देखते हुए उसके विकास की बहुत बड़ी संभावना है। अब जो विभाग है पशुपालन विभाग, उसको पशुधन के विकास और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए तकनीकी स्टाफ की कमी नहीं है, तकनीकी ज्ञान की कमी नहीं है, और अब आवश्यकता है उनको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने की, और लोगों को प्रचार प्रसार करके उनको इसके लिए शिक्षित करने की, जागृत करने की कि भाई तुम अच्छी नस्ल के पशु पालो और उनके देख रेख के लिए उनकी बीमारियों पे ध्यान दो, उनके खान पान का ध्यान रखो, उनके रहन सहन का ध्यान रखो। तब जाके वैज्ञानिक विधि से जब पशु पालेंगे तो उनका फ़ायदा होगा। अब आप देखो राज्य में, हमारे राजस्थान राज्य में पशुधन जो है, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, कुक्कुट मुर्गियाँ हैं या कुत्ते हैं, जो भी है पशु जितने हम पालते हैं, ऊँट है, इन सभी के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए या इनसे पशुओं के रोगों से बचाने के लिए और इनके उपचार हेतु विभाग के वर्तमान में जो पशु चिकित्सा सुविधा है, उसके अनुसार अब आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी कि हमारे राजस्थान में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, जहाँ पे एक ही चिकित्सालय में विषय विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक होते हैं, और वहाँ पे हर प्रकार की बीमारी का इलाज किया जाता है, ऑपरेशन भी किए जाते हैं, जो प्रजनन योग्य प्रजनन व्याधियाँ होती हैं, प्रजनन से संबंधित उनका भी इलाज किया जाता है, बीमार पशुओं का इलाज किया जाता है, और भी मतलब क्या है कि जितने प्रकार की सुविधाएं जो होती है वो वहाँ पे मिलती है। तो वो हमारे राजस्थान में 35 है उनकी संख्या। जो प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सा जहाँ पे सीनियर वेटरनरी ऑफिसर बैठता है वो 786 है, और 1709 पशु चिकित्सालय है, 198 पशु औषधालय है, 5638 पशु उपकेंद्र है। इस प्रकार से ये जो पशु चिकित्सालय वगैरह जो है, ये सारे पशुओं को उपचार करते हैं, पशुओं को रोग से बचाने के लिए टीकाकरण करते हैं, पशु एक्सटेंसिव का काम भी करते हैं, पशुपालन प्रसार का काम करते हैं। अब ये क्या है कि आपको आगे बताएंगे कौन कौन से टीके लगते हैं, जैसे मुंह पका खुरपका का टीका लगाते हैं, लगड़ा बुखार का है, गलघोटू का है, शीप पॉक्स है, एंटेरोटॉक्सीमिया है शीप में, जिसे हम फिड़किया बोलते हैं। और एक राजस्थान में राज्य स्तरीय प्रयोगशाला है जो जयपुर में स्थित है, राज्य स्तरीय जिसे बोलते हैं। हर जिसको STDC बोलते हैं, स्टेट डिजीज डायग्नोस्टिक लैब बोलते हैं उसको, और एक राज्य स्तरीय कुक्कुट प्रयोगशाला है, वो जयपुर में स्थित है, राज्य स्तरीय कुक्कुट प्रयोगशाला है। 6 क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला है, 6 क्षेत्रीय रोग जितने भी हमारे रेंज है, जैसे उदयपुर है, बीकानेर है, भरतपुर है, कोटा है, उदयपुर है, ऐसे करके 6 हमारे पास में क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशालाएँ हैं। बाकी हमारे 27 जिला स्तर पे जिला स्तरीय प्रयोगशालाएँ हैं, जिला रोग निदान प्रयोगशाला जिसे बोलते हैं, वो है जो रोग के निदान की सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं। पशुओं में संक्रामक रोग नहीं हो उसके लिए टीकाकरण जो करते हैं, वो हमारे टीके जो जयपुर में BP लैब है, बायोलॉजिकल प्रोडक्शन लेबोरेटरी है, जिसे जैविक उत्पादन, जहाँ पे जैविक उत्पादन की इकाई है, जहाँ पे वैक्सीन बनती है। दूरस्थ क्षेत्र जहाँ पे है, जहाँ पे दूर क्षेत्र है, जहाँ पे पशु चिकित्सा की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पे हमारे जो पॉलीक्लिनिक है उनके रूट चार्ट बने हुए हैं, रेफरल रूट बोलते हैं। वो क्या है, हफ्ते में एक दिन जो है उस रूट पे जाते हैं, जिस गांव में कोई सुविधा नहीं चिकित्सा के, वहाँ पे वो डॉक्टर जाते हैं, साथ में स्टाफ जाता है, गाड़ी लेके जाते हैं, वो इलाज करते हैं। मोबाइल यूनिट्स भी बनी हुई है जिनके द्वारा भी पशुओं का इलाज जगह जगह पे जाके करते हैं, उनका टीकाकरण करते हैं। और ये सारे जो है
काम बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय, पशु केंद्र, ये इनके द्वारा करते हैं। और दूसरी विशिष्ट सुविधाएं भी इनके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अब जो कृषि क्षेत्र में जैसे हरित क्रांति हुई थी, हरित क्रांति मतलब है फसलों का बम्पर उत्पादन करना, जिससे कि हमारे अनाज की जो ये कपास वगैरह है, जो भी फसलें दाल वाली, उन सब का उत्पादन बढ़ाया, इसको बोलते थे हरित क्रांति एग्रीकल्चर में। ऐसे ही श्वेत क्रांति की जरूरत हमारे पशुपालन में है, श्वेत क्रांति, ताकि क्या है कि पशुपालन में जो पशुओं से उत्पाद प्राप्त होते हैं उनका उत्पादन बढ़े और पशुपालक जो है सही प्रकार से प्रगति कर सके। दुग्ध अभिलेखन का काम भी पशुपालन करता है, जैसे अच्छे पशुओं का दूध का कितना एक ब्याज पे दूध होता है उसको रिकॉर्डिंग करते हैं, जिससे अच्छे पशुओं का सिलेक्शन हो सके। सस्ती दर पर पशु आहार उपलब्ध कराते हैं, सस्ती दर पे। डेयरी जो है, कोऑपरेटिव डेयरी भी इसी का एक पार्ट है। और पशु भी जो नर पशु है प्रजनन के लिए, वो भी विभाग उपलब्ध कराता है। तो मतलब विभाग जो है बीमा की सुविधाएं देता है, नस्ल सुधार के लिए भी काम करता है। ये सारे काम जो है पशुपालन के द्वारा करे जाते हैं। अब हम जो आज इसके बारे में, ये रूपरेखा है पशुपालन की प्रसार के बारे में और पशुपालन विकास के बारे में। लेकिन कल जो हम लेक्चर पढ़ेंगे उसमें पशुपालन विभाग के जो उद्देश्य है, पशुपालन विभाग के क्या उद्देश्य है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में हम जो विभाग की योजनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।